ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग, वनक्कम, नमस्ते। वो है बैलेंस ऑफ वैल्यूज एंड पावर्स in administration and hierarchy in civil services. तो हम जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस विंग से जुड़े हुए भाई बहन हैं या नहीं भी हैं, तो भी हर एक सेवा केंद्र, गीता पाठशाला तक भी सबके सब एडमिनिस्ट्रेटर्स की सेवा तो करते ही हैं। और जैसा कि आदरणीय बहन जी अभी बता रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप मोस्ट लेवल जो है वो है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर कैबिनेट सेक्रेटरी, ही इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वहाँ से लेकर के और स्टेट गवर्नमेंट में फिर चीफ सेक्रेटरी कम कैबिनेट सेक्रेटरी, क्योंकि नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट्स में चीफ सेक्रेटरी ही कैबिनेट सेक्रेटरी का काम भी करते हैं। किसी स्टेट में कहीं कभी कभार थोड़ा हुआ, जैसे यूपी में, आई एम फ्रॉम यूपी काडर, तो यूपी में एक बार कैबिनेट सेक्रेटरी को अलग से पोस्ट किया था, बट नॉर्मली कैबिनेट सेक्रेटरी इज़ द चीफ सेक्रेटरी इन एवरी स्टेट। तो वो स्टेट गवर्नमेंट की हायरार्की में हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव हैं। और उसके बाद में फिर नीचे क्लास 4 जो कर्मचारी हैं, वहाँ तक वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में ही आते हैं। लेकिन इन सब का, जिसको हम माई बाप कहते हैं, हु इज़ द हेड, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और सारे के सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स की पावर्स हैं, उन पावर्स का जो सोर्स है वो एक ही है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हम सबको समझने की बात है। तो यानी फ्रॉम द टॉप मोस्ट लेवल to the lowest level of hierarchy in administrative system, everybody draws his powers from the Constitution of India. भारत के संविधान से ही उनकी सारी शक्तियाँ वो आती हैं और उसके तहत ही उनको प्रोटेक्शन ही मिले हैं। इसलिए जो है नॉर्मली लोग समझते हैं भी हमारे कुछ रूल्स हैं, नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, मर्यादाएं हैं। तो उसी तरह से सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए एक और चीज़ उनके भी है, वो है कोड ऑफ कंडक्ट, यानी आचार संहिता। तो आचार संहिता का उनको फॉलो करना होता है। तो जैसे हमारे यहाँ पर हैं मर्यादाएं, जैसे तो वो वहाँ पे भी कोड ऑफ कंडक्ट वो अलग से स्पेसिफाइड है, बाकायदा रिटन में है। और उसके हिसाब से ही उनके खिलाफ में कोई कार्रवाइयाँ वगैरह जब होती है, उसका उल्लंघन करते हैं, व्हेन दे वायलेट दोज रूल्स, तो उनके खिलाफ में वो कार्रवाइयाँ भी होती हैं। और जहाँ तक वैल्यूज़ एंड पावर्स का बात है, दीज आर इंटरट्विंगल, यानी ये आपस में मिले जुले हैं। और नॉर्मली ऑल द पावर्स आर ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम द वैल्यूज़ ओनली। और देखा जाए तो भारत का संविधान से लेकर के जितने भी कानून और उनके नियम बने हुए हैं, उन सब का सोर्स भी स्पिरिचुअलिटी ही है। उदाहरण के तौर पर इसको समझने के लिए हम ये कहें कि जैसे न्याय का भी एक सिद्धांत होता है कि एक तो वहाँ पे जो भी कोई गलत काम करता है तो उसमें एक शब्द आता है मैनश्रिया, और मैनश्रिया का जो संबंध है वो मन से है।
तो मेंस रिया का मतलब इरादा क्या है, उसका इंटेंशन क्या है करने का। तो जो अपराध इंटेंशनली किए जाते हैं उनका जो पनिशमेंट है या उनकी जो सज़ा है, दैट इज़ मच मोर हायर, रिगरस एंड हार्ड। और जिनका मेंसरिया जो है, यानी जिनका इरादा नहीं है और फिर भी कुछ हो जाता है अपराध, उसके लिए सजाएं कम हैं, पनिशमेंट कम हैं, क्योंकि वो जानबूझ करके नहीं किए गए। तो इसलिए दो शब्द चलते हैं न्याय के मामले में, इरादतन और गैर इरादतन। जब इरादतन कोई गलत काम होता है तो उसकी सज़ा ज़्यादा है, और गैर इरादतन हो जाता है तो उसकी कम है, मीन्स इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। तो उस हिसाब से तो हमें पावर्स और वैल्यूज़ को देखने की ज़रूरत है। और हमने अपने प्रशासनिक अनुभवों में ये महसूस किया है कि जब हम ह्यूमन वैल्यूज़, या जिनको हम कहें स्पिरिचुअल वैल्यूज़ या डे टू डे लाइफ की वैल्यूज़ हैं, जब हम वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं तो हमारी पावर को यूज़ करने की ताकत भी बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर, जब हम निष्पक्ष होकर के काम करते हैं तो निष्पक्षता भी एक वैल्यू है, और निष्पक्षता एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में और जुडिशियल कामों में, दोनों में ही बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और उसमें ख़ास तौर से इलेक्शंस में तो 3 शब्द होते हैं जिनका विशेष तौर से वाइल कंडक्टिंग इलेक्शंस वो देखा जाता है। तो उसमें कि जो है पीसफुल कंडक्ट हो, निष्पक्ष हो और एकदम से कायदे कानूनों को देखते हुए वो ठीक हो। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये समझने की ज़रूरत है कि स्पिरिचुअलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा उस हिसाब से फ़र्क नहीं है जहाँ तक मूलभूत सिद्धांतों की बात है और मूलभूत वैल्यूज़ की बात है और पावर्स की बात है। लेकिन हमें यहाँ पे जो मुझे आइडिया दिया गया है वो ये कि हम अपने प्रशासनिक अनुभव के आधार पर अपने भाई बहनों को वो बातें बताएं जो नॉर्मली जब हम एडमिनिस्ट्रेटर्स से जा कर के इंटरेक्ट करते हैं, डील करते हैं, उनसे बातें करते हैं, या हम उन्हें कोई फंक्शंस वगैरह में बुलाते हैं, तो उनको किस हिसाब से हमें डील करना है, किस हिसाब से उनको एक हायरार्की, यानी उनको कौन से हिसाब से किसको आगे, किसको पीछे, किसको ऊपर, किसको नीचे बिठाएं, या किस हिसाब से वो बात करें, वो चीज़ थोड़ा सा बताने के उसके हिसाब से देखें। तो सबसे पहली बात तो ये कि भारत सरकार जो है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में चुने हुए प्रतिनिधियों का स्थान ऊपर होता है अबव द अदर एग्जीक्यूटिव हायरार्की। यानी एक तो ये समझने की बात है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में भी हाईएस्ट पावर किसको है? प्रेसिडेंट को भी नहीं है, प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा है पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक चुन करके सरकार के नुमाइंदे भेजती है, उससे सरकार बनती है, और उन्हीं नुमाइंदों में से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी इलेक्शन होता है। तो हु गिव्स द पावर? क्योंकि जो संविधान का जो प्रियम्बल है, जिसको प्रस्तावना कहते हैं, उसमें जो है लिखा है हम भारत के लोग, जो उसका स्टार्टिंग है वो है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वहाँ से शुरुआत होती है। और वो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से हम धर्म की समानता और सबको स्वतंत्रता का अधिकार और ये सारे के सारे अधिकार, कर्तव्य, और उनकी सब बात करते करते लास्ट में जो आता है वो आता है अधिनियमित, यानी इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत
और आत्मार्पित करते हैं। तो उसको रेगुलेट भी कर रहे हैं, अंगीकृत भी, यानी उसको एक तरह से ओढ़ भी रहे हैं, यानी दिस इज ऑलवेज अ कवर अबव अस, कि जैसे हम अपने स्पिरिचुअलिटी में करते हैं ना कि बाबा की छत्र छाया हमारे ऊपर है, तो वो पूरी तरह से वो ओढ़ रखा है हमने। उसी तरह से संविधान के रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स हैं, वो हमारे ऊपर छत्र छाया की तरह हैं। तो छत्र छाया का मतलब है कि जब हम उसके अनुसार काम करते हैं तो वो हमारा प्रोटेक्शन भी करता है। जब हम उसकी छत्र छाया से बाहर निकल जाते हैं तो वी आर लायबल टू बी पनिश्ड, यानी हमारी फिर सजा हो सकती है, हमारे खिलाफ में कार्रवाई हो सकती है। जब हम उसके बाहर होते हैं, उसके अंदर होते हैं तो वो हमारा प्रोटेक्शन का भी काम करता है, वो हमें पावर भी देता है। और एक चीज़, एक सिद्धांत और बताएं कि वो ये कि जैसे बाबा भी कहता है कि जो अज्ञानी है, अगर वही काम, कोई गलत काम है, गलत काम कोई अज्ञानी करता है और ज्ञानी बच्चे करते हैं, तो दोनों में बाबा ने भी बताया है ना कि सजा में फ़र्क है। ऐसे ही सरकारी नियमों, कायदों, कानूनों में भी है कि सरकारी कर्मचारी जो कि कानून की देखभाल करता है, उन कानूनों का पालन करवाता है, उनको वो क्रियान्वित भी करता है, तो वो अगर उन नियमों का, कायदों का, कानूनों का उल्लंघन करता है, इफ़ ही और सी वायलेट्स दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड द लॉज, उसके लिए पनिशमेंट ज़्यादा है। और जो सामान्य व्यक्ति हैं वो अगर उसी तरह का अपराध करते हैं तो उनके लिए अपराध कम है। यानी कोई क्रिमिनल एक्ट मान लीजिए कि सरकारी कर्मचारी या अधिकारी कर देता है तो उसके खिलाफ में वो कानूनी कार्रवाई तो वो तो होगी ही, आपराधिक जैसे और उनके ऊपर होती है, लेकिन साथ ही साथ उसके खिलाफ में वो डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन अलग से उनके खिलाफ में इनडिसिप्लिनरी एक्शन के लिए, डिसिप्लिनरी रूल्स के तहत और कोड ऑफ कंडक्ट के तहत भी अलग से कार्रवाई करते हैं और उसका पनिशमेंट अलग होता है। एंड बोथ पनिशमेंट्स कैन गो साइमल्टेनियसली, और होते भी हैं। लेकिन एक और सामान्य तौर पे जैसे इलेक्शन रूल्स में तो बहुत क्लियरली लिखा है कि अगर इस चीज़ का उल्लंघन जो इसमें इलेक्शन की मशीनरी से संबंधित व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी हैं वो करते हैं तो उनकी सज़ा ज़्यादा है बाकी के और लोगों के मुकाबले। तो ये एक सामान्य सिद्धांत और उसकी समझने की बात है। तो ये वैल्यूज़ और पावर्स दोनों का आपस में इंटरेक्शन क्या है, आपस में इंटर रिलेशनशिप क्या है, अंतर संबंध, वो ये बात हुई। तो जहाँ तक हम हायरार्की, क्योंकि हमें समय का भी ध्यान रखना है, तो जहाँ तक हायरार्की का प्रश्न है तो सबसे ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, वो सबसे ऊपर हैं। उनके बाद में वाइस प्रेसिडेंट का नंबर आता है और उसके बाद में, क्योंकि हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव मशीनरी वो है प्राइम मिनिस्टर, तो थर्ड नंबर पर प्रधानमंत्री जी आते हैं। उसके बाद में फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स और बाकी के आते हैं। और उसी में, क्योंकि जो हमारा गवर्निंग का सिस्टम है उसमें 4 स्तंभ बताए गए हैं, उन 4 स्तंभों में पहला स्तंभ है लेजिस्लेचर, विधायिका, जहाँ पर कानून बनते हैं। तो कानून बनाने का काम पार्लियामेंट करती है भारत सरकार के लेवल पर, इंडिया भारत के लेवल पर, यानी सेंट्रल लेवल पर। और उसके हमारे 2 पार्ट हैं, एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। और राज्यसभा को उच्च सदन, हायर दर्जा दिया गया है और लोकसभा को उससे लोअर लेवल दिया गया है। दोनों के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं और द पर्सन्स हु आर इलेक्टेड, वो दोनों ही एमपी कहलाते हैं। एक राज्यसभा के एमपी
और एक लोकसभा के एमपी। लोकसभा के एमपी को डायरेक्ट पब्लिक चुनती है, डायरेक्ट जो उसके जो वोटर हैं वो जनता खुद हैं। और राज्यसभा के जो एमपी हैं उनके लिए अलग से एक इस अलग वो सिस्टम बनाया हुआ है कि कौन कौन उसके वोटर हैं। तो जैसे उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर्स, वो उनको वोट करते हैं और वो चुन करके उनको फिर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट भी वही करते हैं, और इसी तरह से राज्यसभा के एमपीज को भी। और कुछ एमपीज उस तरह के भी होते हैं जिनको भारत सरकार अपॉइंट करती है, तो उनको भी दोज आर कॉल्ड नॉमिनेटेड एमपीज। तो ऐसे नॉमिनेटेड एमपीज लोकसभा में भी हैं, राज्यसभा में भी हैं। तो वो सबके सबको फिर जो है वहाँ पर जो भी कानून बनता है उसको वोट करने की पावर उन सबको मिलती है, और वो उस हिसाब से कानून बनते हैं। तो सबसे हायर जो है 4 जो स्तंभ हैं हमारे डेमोक्रेसी में, वो है लेजिस्लेचर, विधायिका, जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर पार्लियामेंट हो गया। उसके बाद में जब हम स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे आते हैं तो स्टेट्स में भी असेंबलीज और लेजिस्लेचर्स बने हुए हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेचर असेंबली, यानी विधानसभा और विधान परिषद उनको हिंदी में अगर हम बोलें तो इनमें भी वो उसी तरह का सिस्टम है कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको चुनने के लिए अलग से क्लास ऑफ वोटर्स हैं, और सीधे एमएलएज का जो चुनाव होता है उसको सीधे पब्लिक चुनती है। तो उन सारी ज़्यादा डिटेल्स में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना समझना पर्याप्त है कि वो कानून बनाते हैं और उस कानूनों का पालन करना ही फिर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो बनी हुई है उनका काम है। वो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। लेकिन इन एग्जीक्यूटिव्स में भी जो हायर दर्जा दिया गया है वो इलेक्टेड पर्सन्स को दिया है। यानी इलेक्टेड पर्सन्स में प्राइम मिनिस्टर हो गए, सबसे ऊपर के लेवल पर एग्जीक्यूटिव के जो हेड हैं वो भारत सरकार के लेवल प्रधानमंत्री जी, अगर उप प्रधानमंत्री हैं तो उप प्रधानमंत्री उसके बाद में, और उसके बाद में कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाद में फिर स्टेट मिनिस्टर्स आते हैं, और फिर डिप्टी मिनिस्टर्स आते हैं। तो इनका भी लेवल हाईएस्ट होता है कैबिनेट लेवल के मंत्री यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसके बाद में स्टेट मिनिस्टर्स, और उसके बाद में डिप्टी मिनिस्टर्स, उपमंत्री, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के उसमें होते हैं। उनको भी फिर वर्क अलॉटमेंट वो मिनिस्ट्रीज अपने हिसाब से करती हैं। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का जहाँ पर है वहाँ पर भी जो हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है कानूनन और संविधान के हिसाब से, जैसे वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो स्टेट लेवल पर गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट इज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और जितने भी आदेश वगैरह जारी होते हैं, जितने भी कानून जारी होते हैं, जितने भी कानूनों के फिर नियम जारी होते हैं, रूल्स, उन सब को अधिकांश को जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पर प्रेसिडेंट हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो वो कानून नहीं बनता। जब तक महामहिम राज्यपाल वो स्टेट लेवल पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तब तक वो कानून भी पास नहीं होता और वो कानून लागू नहीं हो पाता। इसलिए जो है अभी आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में या मीडिया में देखा होगा कि कुछ जगह उस तरह का हुआ है कि गवर्नर्स ने उस कानून को अपनी सम्मति नहीं दी, अपनी असेंट नहीं दी, अपनी कंसेंट नहीं दी, यानी उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया और वहाँ से भी वो कुछ उस पर जो भी कुछ किया है, तो उन डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब तक गवर्नर एट द स्टेट लेवल एंड प्रेसिडेंट एट द सेंट्रल लेवल वो कानून और नियमों जो उनसे संबंधित हैं
उन पर हस्ताक्षर नहीं करते तब तक वो लागू नहीं किए जा सकते और पब्लिक में एनफोर्स नहीं किए जा सकते, उनमें पावर नहीं आ पाती। भले ही हाईएस्ट लेजिस्लेचर है लेकिन उसमें सिस्टम वो उस तरह से बनाया हुआ है। इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट पोस्टिंग्स हैं उनके लिए भी जो आदेश जारी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनमें जो है हमेशा आता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज टू अपॉइंट सच एंड सच पर्सन ऑन दिस पोस्ट। यानी वहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति जी उसको अपॉइंट करने के लिए, उसको नियुक्त करने के लिए खुश हैं और वो ये आदेश जारी करते हैं। इसी तरह तो उसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल के अधिकारी भी होते हैं और बाकी के जनरल एग्जीक्यूटिव के अधिकारी भी होते हैं। तो जैसे हम जब आईएएस में अपॉइंट हुए तो हमारा अपॉइंटमेंट लेटर में भी यही आया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज टू अपॉइंट यू इन द सर्विस ऑफ आईएएस। और उस तरह से ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी सर्विसेज हैं उसमें गवर्नर इज प्लीज्ड। इसी तरह से जो आदेश भी जारी होते हैं बाकी के, और चाहे कोई सर्कुलर जारी होता है, चाहे कोई नोटिफिकेशन जारी होता है, तो उसमें भी यही आता है द गवर्नर इज प्लीज्ड टू ऑर्डर दिस टू अपॉइंट सच एंड सच पर्सन। तो ये वहाँ पे पावर्स को यूज करने की वो हायरार्की, यानी ड्रॉ वहाँ से होती है, वहाँ से शुरू होती है, हाईएस्ट लेवल वो है। हालांकि उसमें नॉर्मली ज़्यादातर जो आदेश हैं वो और दूसरे अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी होते हैं, लेकिन ये लिखा क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ से उसकी एक अनुमति या उनकी स्वीकृति प्राप्त होती है। तो हमारे भी जैसे यूपीएससी जब सर्विस का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और उनको सरकार को भेजती है तो वो उसमें सेलेक्ट करके वो लिस्ट भेज देती है। उसके बाद में अपॉइंटमेंट का काम वो गवर्नमेंट के लेवल पर होता है और तब जो है वो आगे की कार्रवाइयाँ उसमें होती हैं। तो उसके बाद में फिर जब हम देखते हैं कि उसके नीचे के लेवल्स, तो उस हिसाब से जो दूसरा सिस्टम है या दूसरी जो हायरार्की है वो कहलाती है एग्जीक्यूटिव। एक हो गया लेजिस्लेचर, दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव के हेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स वो हो गए, वो पॉलिटिकल लेवल के हो गए। और बाकी का जो सिलेक्टेड हैं और अपॉइंटेड हैं उसके हिसाब से वो अधिकारी कर्मचारी हो गए। उसमें हाईएस्ट हो गए कैबिनेट सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट पे, उसके बाद में सेक्रेटरीज, फिर एडिशनल सेक्रेटरीज, और उसके बाद में सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरीज, असिस्टेंट सेक्रेटरीज लेवल तक के सेक्रेटरीज हैं। और फिर उसके बाद में जो डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज हैं उनमें सेक्शन ऑफिसर्स और वो उस तरह से बाकी के अधिकारी होते हैं। अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट भी है। और यही इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स में भी होता है। सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, कहीं कहीं पर उसको स्पेशल सेक्रेटरी बोलते हैं, कहीं पर एडिशनल सेक्रेटरी बोलते हैं। और उसके बाद में जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी। उसके बाद में सेक्शन ऑफिसर्स और वो हैं, और बाकी के फिर और स्टाफ होता है। और हमें जब कभी इनवाइट करते कराते हैं तो उसके हिसाब से जब हम उनको कोई कार्यक्रम में बुलाते हैं और वो आते हैं तो वही सिस्टम जो मैंने अभी बताया है उस हिसाब से उनकी एक तरह से हायरार्की तय होती है। यानी उस लेवल के हिसाब से ही हमें उनको ट्रीट करने की ज़रूरत है। डायस पर बिठाएंगे तो वो भी उसी हिसाब से। इसी तरह से तो फिर उनमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के अधिकारी हैं तो उनका ट्रीटमेंट करना होता है कि यानी उनको उस हिसाब से हमें सम्मान दर्जा देने की ज़रूरत है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भारत में जो सर्विसेज हैं उनका सिस्टम भी ये है कि एक ही सिलेक्शन होता है ज़्यादातर सर्विसेज का, वो होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। उसके थ्रू
और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू ऑल इंडिया सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस और सेंट्रल सर्विसेज का अधिकारियों का सिलेक्शन होता है, जिसके तहत उनका फिर अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जारी किए जाते हैं। तो 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। 2 सर्विस सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू सेलेक्ट होकर के फिर उनके अधिकारी अपॉइंट होते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी ऑल इंडिया सर्विस है, लेकिन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्जामिनेशन है वो यूपीएससी अलग से कंडक्ट करती है और फिर उनकी पोस्टिंग अलग से होती है, लेकिन वो भी ऑल इंडिया सर्विस कहलाते हैं। तो ऑल इंडिया सर्विस में आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, फिर भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, फिर भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं। यानी इनके अधिकारियों को कार्डर अलॉट होते हैं, स्टेट कार्डर्स बने हुए हैं। तो जैसे तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, यूपी है, राजस्थान है, इन सब के अलग अलग कार्डर्स बने हुए। तो उनमें ऑल इंडिया सर्विस वाले अधिकारियों को स्टेट कार्डर मिलता है और ज़्यादातर उनका सर्विस का जो लाइफ है वो स्टेट कार्डर्स में रहता है। और फिर उनका सिस्टम सेंट्रल डेपुटेशन का भी है, यानी भारत सरकार में भी वो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनका डेपुटेशन माना जाता है। हालांकि हैं वो सेंट्रल सर्विस वाले ही सारे के सारे अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही अधिकारी हैं, लेकिन कार्डर अलॉट हो जाने के बाद में वो कार्डर के ऑफिसर माने जाते हैं और भारत सरकार में जब जाते हैं तो वो सेंट्रल डेपुटेशन माना जाता है। या और कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, मान लीजिए कि सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं जिनको सीपीयू बोलते हैं, तो उनमें उनका अपॉइंटमेंट होता है या बैंकों में होता है कहीं पर भी, तो वहाँ पर उनका वो डेपुटेशन माना जाता है। ओरिजिनली वो अधिकारी माने जाते हैं जिस कार्डर के वो अलॉट किए गए हैं, उस कार्डर के अधिकारी। और उसके अलावा यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें क्लास 2 के ये सारे के सारे जितने भी अधिकारी यूपीएससी कंडक्ट करती है सिलेक्शन, वो है क्लास 1 ऑफिसर्स कहलाते हैं वो। और उसके बाद में क्लास 2 ऑफिसर्स होते हैं जिनका प्रमोशन भी फिर क्लास 1 में होता है। तो उसमें कुछ क्लास 2 की सर्विसेज भी हैं जिनका सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट एक ही साथ में होता है। और फिर स्टेट सर्विसेज का जो सिलेक्शन है वो आमतौर पर पब्लिक सर्विस कमीशन बने हुए हैं हर एक स्टेट में। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस उनके, तो जैसे तमिलनाडु में है तो तमिलनाडु प्रोविंशियल सर्विस कमीशन, वो यहाँ के ऑफिसर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। उसके हिसाब से वो अपनी सिलेक्शन लिस्ट भेजते हैं, उसके हिसाब से सरकार उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स भेजती है और फिर वो अपना काम करना शुरू करते हैं। फिर जब ये अधिकारी काम करते हैं तो ये इनके भी उसी हायरार्की के हिसाब से इनका पोस्टिंग वगैरह होता है। लेकिन सबसे नीचे का, जैसे कहने को आईएएस का जो अधिकारी है वो है ऑल इंडिया सर्विस का और उसको क्लास 1 पोस्ट ही दी जानी चाहिए, लेकिन शुरुआत की जो पोस्टिंग है वो बहुत सी जगह पर एसडीएम के लेवल पर शुरुआत का जो है वो वहाँ से शुरू करते हैं। हालांकि उनको उनका दर्जा उसी लेवल पर, जैसे एसडीएम पीसीएस भी है यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विस का, कहीं कहीं पर उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी बोलते हैं। जैसे राजस्थान में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, बिहार में बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, तो वो वहाँ की स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी कहलाती है। वही अधिकारी उस पोस्ट पर है और उसी तरह से आईएएस का अधिकारी उसी पोस्ट पर यानी एसडीएम के पोस्ट पर है, तो भी उसमें हायरार्की में आईएएस का अधिकारी वो सीनियर माना जाता है, क्योंकि उसकी जो सर्विस है, ओरिजिनल जो सर्विस है वो हायर है, ऊंचे दर्जे की है, पोस्ट पे उसी पे काम कर रहे हैं। तो ये हमें ध्यान में रखने की बात है कि मान लीजिए कि 2 एसडीएम को हमने किसी फंक्शन में बुलाया, एक जो है प्रोविंशियल सर्विस का यानी स्टेट सर्विस का अधिकारी है और एक उसी पोस्ट पर आईएएस का अधिकारी है, तो आईएएस के अधिकारी को हम ज़्यादा ऊंचा दर्जा देंगे।
एक बात ये भी देखने की है कि फिर जब डिस्ट्रिक्ट्स में फंक्शनिंग होती है, उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें सेंट्रल सर्विसेज के अधिकारी अपॉइंट होते हैं और उनका जो एग्जामिनेशन है वो भी यूपीएससी का सिविल सर्विस से ही होता है ज़्यादातर का। कुछ एक टेक्निकल सर्विसेज हैं उनको छोड़ करके, जैसे फॉरेस्ट सर्विस का मैंने बताया, इसी तरह से और टेक्निकल सर्विसेज हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह, उनके अलग एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। यूपीएससी अलग से करती है इंजीनियरिंग सर्विसेज का। तो उसमें भी इंजीनियरिंग में भी अलग अलग टेक्निकल स्पेशलिटीज़ हैं, तो उसके हिसाब से वो अलग अलग हैं। तो उनके बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इतना समझना ज़रूरी है कि सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल सर्विसेज के अधिकारी अपॉइंट होते हैं, उनका दर्जा भी देखा जाए तो स्टेट लेवल के अधिकारियों से ऊपर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरी की बात करें और भारत सरकार के सेक्रेटरी की बात करें तो दोनों में फ़र्क है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेक्रेटरी है वो हायर लेवल उसका है। स्टेट गवर्नमेंट का चाहे सेक्रेटरी है चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उससे भी ऊंचा दर्जा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल के सेक्रेटरी का होगा। तो इसी तरह से और डिपार्टमेंट्स की भी बात है, वो उसमें भी उसी तरह की बात आती है। और उसके बाद में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अधिकारी होते हैं स्टेट लेवल पर, उसमें जैसे आमतौर पर हम बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम, तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये नीचे के लेवल हैं। लेकिन अगर हम कोई फंक्शन में कहीं किसी अधिकारी को बुलाते हैं तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं उनका दर्जा एक सब एसडीएम से कम माना जाएगा। और उसका कारण यह है कि जो बाकी के डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं उनका जब पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम कंडक्ट करती है तो वो उसमें एलाइड सर्विसेज मानी जाती हैं। एक तो प्रॉपर प्रोविंशियल सिविल सर्विस है और एक उसकी एलाइड सर्विस है। तो वो अलाइड सर्विस हैं और अलाइड सर्विस के ऑफिसर्स बहुत ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनकी फर्स्ट पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। इसके बावजूद भी जो दर्जा जहाँ पर देने की बात है, जो हायरार्की जहाँ पर देने की बात है, वो उसमें जो प्रॉपर स्टेट सर्विस या प्रॉपर आईएएस या आईपीएस सर्विस हैं, उनके अधिकारी सीनियरिटी में उनसे ऊपर माने जाते हैं, दर्जे में उनसे ऊपर माने जाते हैं। तो हो सकता है कि आईएएस का या पीसीएस का जो अधिकारी है वो, जैसे सब डिवीज़न तो ज़िले से छोटा हुआ, वो ज़िले के अलग अलग तहसील या उसके जो सब डिवीज़न से वहाँ पर उसकी पोस्टिंग हुई। लेकिन इसके बावजूद भी जब हायरार्की की दर्जे की बात आती है, स्टेटस की बात आती है, तो उसमें वो एसडीएम ज़्यादा लेवल पर माना जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम से ही, क्योंकि हमने मोस्टली वी हैव फॉलोड द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, तो उसके हिसाब से उसके पीरियड से ही, तो उसमें उन्होंने रेवेन्यू सर्विसेज को ऊपर रखा था। तो इसका वो देखा जाए तो यानी उसके इतिहास के हिसाब से देखें तो, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ब्रिटिश रूल आया था और ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जो मुख्य मकसद था पैसा कमाने का था, और उस हिसाब से जो रेवेन्यू सर्विसेज हैं वो हायर मानी जाती हैं। और जो तहसीलदार और एसडीएम या ताल्लुकदार और डीएम, कलेक्टर और डीसी, ये आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग स्टेट्स में उनको इस नाम से जाना जाता है, कहीं पर कलेक्टर के नाम से, कहीं पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जैसे यूपी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से पब्लिक में लोग ज़्यादा जानते हैं, राजस्थान में कलेक्टर के नाम से ज़्यादा जानते हैं। हालांकि फंक्शन वो कलेक्टर भी वही करता है, डीएम भी वही करता है, क्योंकि जो क्रिमिनल एक्ट्स बने हुए हैं उनके तहत जब वो पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और दूसरे और
एक्ट्स हैं, तो उसके तहत उनके पावर्स कहलाते हैं मजिस्टेरियल पावर्स, तो इसलिए उनको मजिस्ट्रेट बोलते हैं। और बाकी के जो कानून हैं उनमें जो है उनको कलेक्टर या सब कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं, और असिस्टेंट कलेक्टर बोलते हैं या एडिशनल कलेक्टर बोलते हैं। तो जहाँ तक क्रिमिनल कानून जो एक्ट्स बने हुए हैं उनके तहत काम करने के लिए उनको मजिस्ट्रेट का नाम दिया गया है। तो वो मजिस्ट्रेट में हाईएस्ट लेवल पर डीएम, फिर एडीएम यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके बाद में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और तहसीलदारों को यानी तालुकदारों को भी मजिस्ट्रियल पावर्स दिए गए हैं, इसलिए उनको भी तहसीलदार मजिस्ट्रेट कहा जाता है। तो वो आपराधिक कानूनों के तहत पावर्स की बात हुई। और जहाँ तक और जो दूसरे कानून हैं उनमें एसडीएम को एसडीओ भी कहते हैं, यानी सब डिविजनल ऑफिसर, और उस हिसाब से फिर तहसीलदार को तहसीलदार कहते हैं। और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम एंड कलेक्टर, साथ साथ में कुछ जो कानून होते हैं उनमें कमिश्नर, डायरेक्टर, वो उस तरह का पदनाम दिए गए हैं, तो उनकी पावर्स को भी वो एक्सरसाइज करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल ऑफिसर जो भी हैं। तो उनके तहत वो उनके पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं, यानी उन पावर्स का क्रियान्वयन करते हैं और पब्लिक से करवाते हैं। तो जो एक समझने की बात है वो ये है कि जो रेवेन्यू कलेक्शन वाले ऑफिसर्स हैं उनका दर्जा हायरार्की में ज़्यादा ऊपर रखा गया है, क्योंकि हम ब्रिटिश सिस्टम को अभी भी फॉलो कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से अलग नहीं किया है। अब काफ़ी कुछ उसमें बदलाव आए हैं, और कहीं कहीं पर जो डेवलपमेंट से रिलेटेड ऑफिसर्स हैं या डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करते हैं उनको भी अब थोड़ा हायर दर्जा देते। पहले उनका दर्जा बहुत लोअर होता था, लेकिन अब उसको इम्प्रूव किया गया है। तो ये समझने वाली बातें हैं। अब इसमें और कोई बातें मैं अपनी तरफ से एक तरफा करूं उसके बजाय ज़्यादा अच्छा हुआ कि आप लोग अपनी तरफ से कोई क्वेश्चंस हों तो वो करें, तो उसके हिसाब से हम बता सकते हैं। क्योंकि वैसे तो हमें इस पे बात करें तो बहुत देर तक बात कर सकते हैं और वो ज़्यादा लंबा हो सकता है, कितना भी लंबा करें, लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये बातें हैं। इसके अलावा और कुछ समझने के लिए जी। ओके, तो एक चीज़ जो मैं बता रहा था, तो उसमें 4 जो स्तंभ हैं, तो उसमें लेजिस्लेचर का बता दिया, दूसरे बात में एग्जीक्यूटिव का हो गया, तो एग्जीक्यूटिव में मिनिस्टर से लेकर के और ये नीचे लेवल तक के कर्मचारी अधिकारी आ गए। उसके बाद में है जुडिशियरी, यानी वो तीसरा स्तंभ है। तो जुडिशियरी का दर्जा एग्जीक्यूटिव के ऊपर माना गया है, लेकिन जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसकी हायरार्की है उसमें हाईएस्ट दर्जा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यानी एग्जीक्यूटिव को दिया गया है, क्योंकि उनका सीधा संबंध जो मिनिस्टर्स है उससे है, जो कि पब्लिक के चुने हुए हैं और जिनको वहाँ से पावर्स उस हिसाब से मिलती है। तो उस हिसाब से जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हायर लेवल माना जाता है, और उनमें एक सिंगल ऑफिसर के तौर पर हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर डीसी जिसको आमतौर पे बोलते हैं उसको मानेंगे। और जहाँ तक कि जुडिशरी की बात है उसमें हायर लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बाद में जो सीनियरिटी का दर्जा है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है। यानी उस हिसाब से, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के जो ऑर्डर्स होते हैं उनकी अपील सुनने का और उनमें फेरबदल करने का, उनको निरस्त करने का या उन पर पुनर्विचार करने का वो ऑर्डर
दे सकते हैं, इसलिए उनका लेवल उस हिसाब से ज़्यादा माना गया है। इसी तरह से हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी से ऊंचा दर्जा रखते हैं। होने को दोनों ही स्टेट लेवल पर अपने अपने जो सिस्टम है उसके हेड हैं, लेकिन फिर भी चीफ जस्टिस ऑफ ए स्टेट, हाई कोर्ट और चीफ सेक्रेटरी, उन दोनों में अगर हम बात करते हैं तो चीफ जस्टिस इज एट हायर लेवल, वो ऊंचा दर्जा है। इसी तरह से हाई कोर्ट के बाकी जजेस का दर्जा भी सेक्रेटरी से ऊपर रखा गया है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्योंकि पहले से ही मैजिस्टीरियल पावर्स का अधिकार इस्तेमाल करते रहे हैं और इसलिए उनको हायर दर्जा दिया गया है। जहाँ कहीं पर भी कोई फंक्शंस होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनमें जब हम उनको इनवाइट करते हैं तो उस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टेक्स द फर्स्ट नंबर और द फर्स्ट पोस्ट, फर्स्ट प्रेसिडेंस, और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट जज आएंगे, उसके बाद में एसपी आते हैं, एसपी या एसएसपी जो भी डिस्ट्रिक्ट के हैं वो आते हैं। उस हिसाब से इनका सिस्टम है। और चौथा स्तंभ वो उस हिसाब से पावर्स के हिसाब से नहीं है, लेकिन वो है मीडिया। क्योंकि डेमोक्रेसी में जो स्वतंत्र विचारों का और जो संविधान में जो जैसे प्रियम्बल से लेकर के संविधान में अलग अलग वो दिया गया है, स्वतंत्र विचारों का रखना और उनका स्वतंत्रता को बनाए रखना, उसके हिसाब से मीडिया को भी एक अधिकार दिया गया है। लेकिन जहाँ तक कानून और उसके हिसाब से, तो उसमें उनकी वो ऐसी हायरार्की नहीं रखी गई है कोई कानूनों में उस तरह से। उनका जो ख़ास तौर से पावर्स हैं वो एक तरह से पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक की स्वतंत्रता बरकरार रहे उसके लिए वो मुद्दों को उठाते हैं। और उस पर यह आवश्यक होता है कि एग्जीक्यूटिव जो मशीनरी है, यानी जो सरकार का सिस्टम है, उन अधिकारियों को उनका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और वो नहीं अगर होता है तो फिर उसके खिलाफ में कार्रवाइयाँ भी शुरू हो सकती हैं। तो उनका भी ये एक इस तरह से 4 स्तंभ हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में हैं। जी। और हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाई साहब पूछ रहे हैं कि जुडिशियल ऑफिसर्स को जब हम बुलाते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, या और कोई सिविल जज हैं, उनको जब हम बुलाते हैं तो वो आमतौर पर कहते हैं कि हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। उसका वजह ये है कि एक सिद्धांत है कि न्याय को निष्पक्ष और सही न्यायिक तरीके से होना ही नहीं चाहिए, बल्कि उसको दिखना भी चाहिए। और उसमें केवल एक बात है पब्लिक ओपिनियन की। और पब्लिक ओपिनियन में यह है कि जैसे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, उनका तो काम ही है पब्लिक से मिलना और पब्लिक से मिलजुल करके फिर काम करना। तो उसके लिए जो पुराना सिस्टम बनाया हुआ था, तो पुराना सिस्टम में ये भी था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स, यहाँ तक कि सब डिवीज़न लेवल के ऑफिसर्स को भी सरकार की तरफ से अलग से एक गोपनीय कॉन्फिडेंशियल बजट जैसा मिलता था, पैसा मिलता था, जिसको वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने और उन इन्फॉर्मेंट्स के ऊपर खर्च करने के लिए वो यूज कर सकते थे। उसका
अलग से बजट में कहीं उस तरह से नहीं होता था, तो उसको कहा ही जाता था कॉन्फिडेंशियल फंड। तो कहने का मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको तो पब्लिक से और पब्लिक के जितने भी वर्ग हैं अलग अलग, उसमें मीडिया भी आ जाता है, उसमें व्यापार भी आ जाता है, इंडस्ट्री भी आ जाता है, सभी से मिलजुल करके काम करना है, बल्कि उनसे पूरी तरह से मिलजुल करके काम करना है, उनके बिना काम ही नहीं है। तो वहाँ उनको तो किसी तरह की कोई परमिशन की या कोई इस तरह की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जहाँ तक जुडिशरी का सिस्टम है, जुडिशरी में यही है कि लोग ये कानाफूसी करने लग जाते हैं कि ये इनके पक्ष में कोई इनका मामला आया, केस आया, तो पक्ष में न्याय दे सकते हैं, फैसला कर सकते हैं। तो वो एक निष्पक्ष फैसला होगा, गलत फैसला हो सकता है, किसी एक का अधिकार मारा जा सकता है और किसी दूसरे का कम अधिकार होते हुए भी उसके पक्ष में आदेश पारित किया जा सकता है, न्यायिक आदेश पारित किया जा सकता है। इसलिए जो उनके लिए अलग से जो कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, उसमें यही है कि आपको कम से कम पब्लिक के साथ इन्वॉल्वमेंट करना है। यू हैव नॉट टू मिंगल विद द पब्लिक इन जनरल। इसलिए वो बहुत सारे फंक्शंस में, पब्लिक फंक्शंस में, शादियों वगैरह में भी कमी जाते हैं और दूसरे उनमें भी वो कमी जाते हैं। तो बहुत से लोग कभी कभी ये भी समझते हैं कि अरे ये तो इनमें तो ज़्यादा ईगो है, ये तो कहीं मिलते जुलते ही नहीं है, आपस में मिक्स ही नहीं करते। वो उनके लिए ट्रेनिंग में भी उनको सिखाया जाता है और उनका कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि आपको ज़्यादा मिक्सअप नहीं होना है, पहली बात। दूसरी बात है कि स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर मानते हैं। हालांकि स्पिरिचुअल जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो उसमें स्पिरिचुअल जो पढ़ाई है, शिक्षा है, वो रिलीजियस नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल इज नॉन जेंडर, स्पिरिचुअल इज निष्पक्ष, टोटली निष्पक्ष। उसमें कहीं किसी का पक्षपात वाली बात नहीं आती है। रिलीजन में तो आ जाती है कि वो उस रिलीजन से संबंधित कोई होगा, उनका काम होगा, उनकी बातें होंगी, तो उनको वो प्रेफरेंस दे सकते हैं, उसको वो उच्च वरीयता दे सकते हैं, उसके फेवर में कर सकते हैं और दूसरे के खिलाफ में कर सकते हैं। इसलिए वो, क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को भी वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ही समझते हैं, मानते हैं, इसलिए नॉर्मली वो नहीं आते। लेकिन जहाँ जिन्होंने अच्छी तरह से स्पिरिचुअलिटी को समझ लिया है, जैसे यूपी में एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी, मैडम कविता मिश्रा जी, वो रेगुलर तौर पर क्लास करने भी आती थी, फंक्शंस में भी आती थी, रेगुलर तौर पर क्लास करने भी आती थी। तो क्योंकि उन्होंने समझ लिया था इस बात को, और बहुत सारे इस तरह के अधिकारी हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स, महिलाएं भी और पुरुष भी, जो आते जाते हैं, बाबा के बच्चे हैं, क्लासेस भी अटेंड करते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी वो उतने ज़्यादा जो फंक्शंस होते हैं उनमें ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते, ज़्यादा उनमें शामिल नहीं होते, और ज़्यादातर अपने स्पीच भी कम ही देते हैं। आते जाते हैं, वो सारा करते हैं, लेकिन स्पीच कम देते हैं। और ख़ास तौर से पब्लिक फंक्शंस में, जब तक केवल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है उसमें तो ठीक है, लेकिन पब्लिक का जहाँ पर आता है तो फिर क्या है कि पब्लिक वो शिकायत भी करती है उनके हायर लेवल के ऑफिसर्स को कि ये तो इस संस्था के इस कार्यक्रम में आए थे, तो ये कहाँ पर जो है न्याय दे पाएंगे जनता को। तो इस कारण से उनका ये होता है हाल। तो है थोड़ा सा उनके लिए ये एक रोक कह सकते हैं या पाबंदी कह सकते हैं, या उनकी जो स्वतंत्रता है उस पर एक ये हल्का सा प्रतिबंध है, मर्यादा है उनकी। थोड़ा सा कुछ वो ले लीजिए तो उससे कोई एक, हाँ, एक फंक्शन में हाई कोर्ट जज आए हैं और डिविजनल कमिश्नर जो कि सीनियर आईएएस है, कलेक्टर जो कि आईएएस होते हैं, और म्यूनिसिपल कमिश्नर जो वो भी आईएएस होते हैं, तो अब इनके क्रम क्या होंगे?
इसमें अगर हाई कोर्ट के जज हैं तो हाई कोर्ट के जज का प्रेसिडेंस ऊपर होगा, यानी उनका जो दर्जा है वो ऊपर माना जाएगा। उनको जो है हम फंक्शन को प्रेसाइड करने के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको हम चीफ गेस्ट के तौर पर भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से ज़्यादातर जगहों पर, वैसे तो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो ये प्रेसिडेंस है, यानी जो इस तरह की हायरार्की बनाई गई है, उसमें ऊपर रखा गया है। लेकिन जो मैं उसका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देख रहा था तो उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ऊंचा दर्जा दिया गया है। दोपहर में भी आकर के उधर में खाना खाते थे। मैं भी आगरा म्यूजियम में था, जी, उधर ही खाना खाता था। सर जनरली आप ये बैज भी पहनते हैं, इसमें गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शन है क्या, या नहीं तो आपने किसी से परमिशन लिया है? भाई साहब पूछ रहे हैं कि आप वहाँ पर जब डिविजनल कमिश्नर थे आगरा में तो म्यूजियम सेंटर पर नॉर्मली में क्लास करने के लिए जाया करता था, तो क्या आप वहाँ आते जाते थे, बैज भी लगाते हैं, तो क्या इस बैज को लगाने के लिए आपने किसी से परमिशन ली है? नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये तो एक अपनी पहचान वाली बात है। तो बहुत से जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं वो लोग भी अपना बैज या कुछ उस तरह से कहीं कहीं रखते हैं, कहीं जो है वो कंधे पे या वहाँ पर वो पट्टी लगाते हैं, कोई गले में डालते हैं, कोई इस तरह से बैज भी लगा लेते हैं। तो उसमें कहीं किसी तरह का नॉर्मली जनरल ऑफिसर्स को कोई पाबंदी है नहीं, इस तरह का रूल है नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट में भी इस तरह का नहीं है। लेकिन हाँ, जुडिशरी के लोगों के लिए है, उसमें वो इस तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कोई इस तरह का पहचान अपने कपड़ों पे या अपने सर पे या अपने गले में या कहीं पर उस तरह से वो नहीं लगा सकते। ये उनके अपने कोड ऑफ कंडक्ट की बात है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि उनके लिए वो प्रोहिबिटेड है या रेस्ट्रिक्टेड है, ये कुछ भी कहें उसका शब्द के लिए। हाँ जी, और कोई किसी तरह के क्वेश्चंस, क्वेरीज, क्लैरिटीज, कुछ क्लैरिफिकेशंस? अब मुझे थोड़ा सा एक दो बातें करनी हैं जनरल सिस्टम में, जो जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में डील करते हैं उसके लिए, जैसा कि पूर्व एक क्लास में भी बताया गया था और ख़ास तौर से आदरणीय विधात्री बहन जी वो स्पेशली बात कर रही थी कि जब आप अधिकारियों के पास में जाते हैं तो अधिकारियों के जो पर्सनल स्टाफ है, यानी उनके स्टेनोज हैं, उनके पीए हैं, पर्सनल असिस्टेंट हैं या पर्सनल सेक्रेटरीज हैं, उनकी सेवा भी ज़रूर करें। तो हमारा अपना जो अनुभव है उसके हिसाब से हमारा ये कहना है कि सिर्फ उनके पर्सनल स्टाफ का ही नहीं, लेकिन बाकी के और जो कलेक्ट्रेट के ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, यानी कर्मचारी हैं, उनकी भी सेवा हमें करनी चाहिए। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ज़्यादातर स्टाफ हैं वो डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कम जाते हैं। दूसरा, जो उनका पर्सनल स्टाफ है वो लंबे समय तक, कोई कर्मचारी तो ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने पूरी सर्विस कलेक्टर के साथ में या एडिशनल कलेक्टर के साथ में ही बिता दिया पूरा, तो यानी उनका ट्रांसफ़र कम होता है, वो वहाँ बहुत लंबे समय तक रहते हैं और उनका ओपिनियन उनके अधिकारियों के दिमाग में कुछ भी बात भरने के लिए सक्षम होता है, यानी उनके ओपिनियन को प्रभावित कर सकता है। वो पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, नेगेटिव भी बोल सकते हैं, न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। तो इसलिए उनकी सेवा बहुत ज़रूरी है। ये तो मैं प्रशासनिक हिसाब से कह रहा हूँ, लेकिन हमें तो जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा की जो सेवा है वो तो हमें तो एक आत्मा की सेवा करनी है। तो
तो उन आत्माओं की सेवा भी बहुत ज़रूरी है। और जब हम उन आत्माओं की सेवा करते हैं तो देखा जाए तो अधिकारियों की सेवा करने में वो बहुत अधिक मददगार और ओपिनियन मेकिंग पावर का काम करते हैं। और यहाँ तक कि हमने ये देखा है कि पब्लिक ऑफिशियल्स का ओपिनियन सरकारें बदलने तक में काम करता है। ये हमने ख़ास तौर से इमरजेंसी के बाद में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें देखा। उसके बाद में भी कई बार देखा कि जैसे मैं बिहार में ऑब्जर्वर बन करके वहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए गया था, तो वहाँ पर जो ऑफिशियल्स यानी कर्मचारी जो बोलते हैं वो पब्लिक उनको सुनती है और उनका प्रभाव वहाँ पे होता है। तो सरकारों के बदलने या सरकारों के पुनः वापसी में यानी इलेक्शन जीतने हराने में भी उनका ओपिनियन काम करता है। तो यानी उनका ओपिनियन बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें तो आत्मा समझ करके उनकी सेवा करनी है, तो इसलिए भी हमें सेवा करनी है। और ऑफिशियल्स की सेवा पर हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए, फिर ऑफिसर्स की सेवा आसान हो जाएगी हमारे लिए। एनीथिंग एल्स? और कोई क्लैरिफिकेशन? हाँ जी, अच्छा, हमारा परिचय ठीक है। शरीर का नाम बीके सीताराम मीना। तो बीके तो हम अब लगाने लगे हैं, पहले जब तक हम रिटायर नहीं हुए थे तब तक नाम के साथ में बीके नहीं जोड़ते थे, क्योंकि तब हम कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे हुए थे। हम अपना परिचय ब्रह्मा कुमारी में भाई बहनों को देने के लिए तो बीके जड़ लगाते थे, लेकिन बाहर वालों के लिए बीके नहीं लगाते थे। अब हम बीके क्लियर तौर पर खुल के हम लगा सकते हैं। तो शरीर का नाम सीताराम मीना। शरीर का जन्म राजस्थान की धरनी में हुआ। पहले सवाई माधोपुर जिला होता था, उसके बाद में उसमें एक और जिला बना करौली। तो करौली जिले के हम रहवासी हुए। अब गहलोत सरकार में अभी कुछ और जिले बनाए गए थे, तो एक और जिला बनाए हैं, तो वो गंगापुर सिटी के नाम से। तो अब हमारा शरीर के हिसाब से जो जिला है वो गंगापुर सिटी है राजस्थान में, और ये पूर्वी राजस्थान में पड़ता है। लोकेशन के हिसाब से आगरा और जयपुर से नज़दीक पड़ता है। आईएएस में आने से पहले 3-4 सर्विसेज हमने की। सबसे पहली सर्विस हमारी बैंक में थी, और बैंक में थी क्लरिकल स्टाफ के तौर पर। उसके बाद में हमने एग्ज़ाम और दे रखे थे, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के तौर पर सर्विस की। राजस्थान में ही थी ये दोनों पोस्टिंग। उसके बाद में फिर हमने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्ज़ाम दिया। वो अलग एक एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी ही उसको कंडक्ट करती है। तो उसमें 2 सर्विस का एक साथ में सिलेक्शन होता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। उसके स्केल्स पे बाकी के वो सब के सब आईएएस और आईएएस की जो एलाइड सर्विसेज हैं उसके बराबर ही होते हैं, लेकिन उसका सिलेक्शन अलग होता है। तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में रहे। फिर हमने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें आईएएस की अलाइड सर्विस होती हैं। तो हमारा सिलेक्शन इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, जिसको शॉर्ट में IRPS, उसमें हुआ था। और उसमें हमें जोन अलॉट हुआ था सदर्न रेलवे, और सदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है चेन्नई। तो पहले उसको मैड्रास ही बोलते, तो मैड्रास सेंट्रल जो है वहाँ उस जो स्टेशन है उसके पास में ही सदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है, जिसको वहाँ पर हमारी पोस्टिंग हुई थी। और हमने ट्रेनिंग भी यहाँ सदर्न रेलवे के तौर पे की थी। तो ट्रेनिंग तो तमिलनाडु में, कर्नाटक में और केरल में, इन सब जगह पे हमारी उसकी ट्रेनिंग भी हुई थी। तो उसमें सदर्न रेलवे में कुछ आंध्रा का भी हिस्सा होता था। अब तो थोड़ी अलग और रेलवेज क्रिएट करती हैं, तो अब तो सदर्न रेलवे का केवल केरला और तमिलनाडु और पौंडीचेरी में ही रह गया होगा, बाकी के और जगह पे नहीं है।
तो यहाँ पर भी हमने सर्विस की थी और शुरुआती तौर पर कुछ कुछ तमिल के वर्ड्स और कुछ वो सीखे थे हमने, इसीलिए हमने वणक्कम भी बोला और कुंचम कुंचम तमिल तेरियुम और लिखना करना भी हमने सीखा था। और उस वक्त हम ही ने, क्योंकि हम पर्सनल डिपार्टमेंट को देख रहे थे, तो हम हिंदी को बढ़ावा देने, लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए भी हम थोड़े उस तरह के एक्सरसाइज किया करते थे। तो उसमें सिग्नेचर कैंप का एक कंपटीशन जैसे करवाया था, तो तमिल में सिग्नेचर करने पर हमको प्राइज भी मिला था। उसके बाद में फिर एग्ज़ाम हमने दिया और फिर उसमें आईएएस में सिलेक्शन हो गया। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस उसमें यूपी काडर रहा और हमें 1985 बैच 84 एग्ज़ाम के आधार पर हमें 85 बैच मिला। तो उसमें हम यूपी में गए और यूपी में ही काम किया और यूपी में ही हमें बाबा से परिचय हुआ, वैसे रेगुलर तौर पे। हालांकि बनने के हिसाब से तो हमें ये लगता है कि बाबा हमारे साथ पीछे 25 साल से पड़ा था। तो वो चीज़ें यहाँ बताने की और उसका नहीं है, वो तो कभी अलग से क्लास होगी तो उसमें बता सकते हैं। लेकिन ये हमारा लौकिक का और सर्विस के हिसाब से परिचय है। और अलग अलग लेवल पर पोस्टिंग्स रहते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेवल पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से हमारा रिटायरमेंट हुआ एज कमिश्नर एंड डायरेक्टर इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश। उस लेवल से हम रिटायर हुए। और स्पिरिचुअल जो परिचय है उसके हिसाब से 2000 में हमें बाबा के ज्ञान में रेगुलर तौर पर कोर्स किया, जुलाई 2000 में। और वहाँ पर हमारी जो शिक्षिकाएं हैं परमादरणीय राधा दीदी जी, वो हुबली से हैं लेकिन सेवाएं वहाँ पर दे रही हैं लखनऊ में। तो उनके मुखारविंद से हमारा परिचय हुआ। तो वो एक तरह से हमारी ज्ञान में लाने वाली वो माता हुई जुलाई 2000 से। और क्योंकि आईएएस में एक अलग वो फ़ायदा होता है, तो इस आत्मा का ये सौभाग्य रहा कि बहुत सी जगहों पर पोस्टिंग्स भी रहती है, डिपार्टमेंट्स भी अलग अलग होते हैं और जाना आना भी होता है। तो 2001 में भी हम यहाँ इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन था, तब ऑब्जर्वर बन के आए थे विल्लुपुरम ज़िले में। तो एक बार से फिर यहाँ ऑफिशियल तौर पे फिर भी आए थे यहाँ पे। तो ये हमारा लौकिक परिचय हो गया। ओम शांति। ओके, स्पेशल अनुभव हम आपको बताएंगे निश्चय का, किस तरह से, और बाबा के मदद का। हम जुलाई 2000 से बाबा के बच्चे बने। ये वाकया है 2002 का, दिसंबर 2002 की बात है। हमारी पोस्टिंग उस वक्त ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में थी। तो उसको ग्रेटर नोएडा भी बोलते हैं और पहले एक और है उसको नोएडा बोलते हैं। और उसके साथ साथ आपने सुना होगा यमुना एक्सप्रेसवे का नाम। पहले उसका ओरिजिनल नाम था ताज एक्सप्रेसवे, और ताज एक्सप्रेसवे के लिए ताज एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से एक अलग अथॉरिटी भी बनाई थी। और ये दिल्ली से आगरा को जोड़ती है। एक्सप्रेसवे पहला एक एक्सप्रेसवे है जो भारत में बना था। उसमें गवर्नमेंट ने कोई खर्चा नहीं किया था, पूरा का पूरा एक इन्वेस्टर को दिया और उनके साथ में कुछ शर्तों पे वो किया गया था, MOU बना करके एक हस्ताक्षर एग्रीमेंट के तौर पर। तो उसका हमारे पास में चीफ एग्जीक्यूटिव का पावर था और यानी ओहदा था, और जो ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी थी उसमें हमें एडिशनल CEO, एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम दिया गया था। उस वक्त हमारी एक मीटिंग थी गवर्नमेंट के लेवल पर, ये 21 दिसंबर की बात है।
मीटिंग के बाद में वहाँ पर बाकी के अधिकारी आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी जो फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और मॉनिटरी रिलेटेड जो है उसमें डिसीजंस लिए जाने थे और उसमें बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस वो तय किए जाने थे। उसके संबंध में वो मीटिंग हुई थी और उसके बाद में जब ऑफिसर्स वैसे डिस्कशन कर रहे थे, मीटिंग ख़त्म हो गई थी, वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे। मैं पार्टिसिपेट उस मीटिंग में, वो जो आपस में डिस्कशन कर रहे थे वो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, मैं जस्ट सुन रहा था उनकी बातें। तो उनमें आपस में बात हो रही थी कि ज़्यादातर चीज़ें जो हम डिसाइड करने वाले हैं या कर रहे हैं वो तो हायर लेवल पर डिसीजन पहले ही लिया जा चुका है। हमको तो केवल मार्ग निर्देश मिलेंगे, हमको आदेश मिलेंगे और उन आदेशों के हिसाब से हमको उस पर मोहर लगा देनी है, यानी हमें उसको शामिल करते हुए दस्तखत कर देने हैं और फिर वो आगे की कार्रवाई उस पर चलेगी। तो जब ये बातें चल रही थी तो मेरे अंदर, इस आत्मा के अंदर विचार चल रहे थे कि हायर लेवल पर जो भी तय किया गया है वो उनका अपना एक आउटलुक है, क्योंकि हायर लेवल का मतलब पॉलिटिकल लेवल, जिसमें मुख्यमंत्री और जो मंत्रीगण हैं उन सब का वो आ जाता है। तो पॉलिटिकल लेवल पे जो भी कुछ है, हाँ जी, तो उसके हिसाब से वो हो सकता है और वो ऐसा डिसीजन भी हो सकता है जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें बाद में शिकायत हो और शिकायत में कुछ गड़बड़ी भी मिले। जो हमें आदेश निर्देश मिलेंगे वो मौखिक मिलेंगे, जिनका कहीं पर भी कोई हिसाब किताब अता पता नहीं होगा, तो वो तो उसमें रिस्पॉन्सिबल ठहराए नहीं जा सकते। लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव के नाते सारे आदेश, सारे ऑर्डर्स, सारे पेपर्स मेरे हस्ताक्षर से जारी होंगे, तो मैं तो पहला व्यक्ति होऊंगा उसमें फंसने वाला अगर कुछ गड़बड़ी भी हुई तो। और नॉर्मली ऐसे डिसीजंस में कहीं ना कहीं कोई खामी रह सकती है, ये संभावना रहती है। तो अब क्या करना चाहिए, तो हमने सोचा कि हम किसी न किसी सीनियर ऑफिसर से जा कर के रिक्वेस्ट कर लें कि हमारा यहाँ से ट्रांसफ़र कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर और अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी जो इसमें डिसीजन लेने में सक्षम है, कॉम्पिटेंट हैं। लेकिन अंदर ही अंदर ये विचार ही चल रहा था, फिर अंदर में विचार आया कि इनसे जाकर के रिक्वेस्ट करने पर तो एक तरह से भीख मांगना जैसे हुआ, और मैं बाबा का बच्चा हूँ, परमात्मा तो सबका दाता है, दाता का बच्चा किसी के आगे जा कर के भीख मांगे ये तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर क्या होगा, तो फिर अंदर ही अंदर विचार चल रहा था कि जब मैं अपनी बात बाबा को कहता हूँ तो बाबा फिर उस बात को सुनेगा, और अगर उसमें कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो या तो उस वक्त कोई हिंट देगा, मुझे टच करेगा कि इसको ध्यान से करें, तो इस तरह से या तो वो किसी तरह से बचाएगा, और नहीं तो बाकी का बाबा जाने। ये अंदर ही अंदर डिसीजन ले लिया और कोई कुछ तरह की बात नहीं हुई। उसी दिन वापस जाने का हमारा फ़्लाइट से दिल्ली का था, क्योंकि वहाँ नोएडा में रह रहे थे और मीटिंग थी लखनऊ में, वो हम वापस चले गए। उसके बाद में हम तो भूल गए कि अब क्या बात होने वाली है क्या नहीं होने वाली है। लेकिन 25 तारीख के सुबह जो पेपर्स हमने देखे तो उसमें हमारा वहाँ से ट्रांसफ़र ऑर्डर्स के आदेश थे, और वो थे डिविजनल कमिश्नर मुरादाबाद के तौर पर। तो किस तरह से बाबा काम करता है किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन बाबा हेल्प्स हिज चिल्ड्रन वेरी केयरफुली, और उसकी प्लानिंग और उसका जो कुछ भी है वो अद्भुत और निराला ही होता है। तो इस तरह से, लेकिन शर्त उसमें यही है कि हम कितने पक्के निश्चय बुद्धि हैं और किस तरह से उस एक बल, एक भरोसे पर दृढ़ रहते हैं, ये उसमें आवश्यक है, ये शर्त है। ओम शांति।